नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव। जी हां, जंग जीवन की जीतेंगे हम। बिल्कुल, हर मन में आज यही उम्मीद है कि ये कोरोना से जंग हम जीत जाए। जहां सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही हैं, लोग भी लगातार जागरूक हो रहे हैं, सरकारें भी लगातार इस ओर कदम उठा रही हैं कि जंग ये हम जीत जाएं कोरोना से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है केंद्र सरकार को। जी हां, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल प्लान मांगा है। केंद्र सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया है। लताड़ लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार की। वैक्सीन के दामों पर भी लगातार सवाल। नेशनल इमरजेंसी नहीं तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ये जो हालात बने हुए हैं, ये नेशनल इमरजेंसी क्यों नहीं है तो क्या है? वैक्सीनेशन के मिशन पर भी जानकारी केंद्र सरकार से मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागे हैं केंद्र सरकार पर। नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? कोरोना काल नेशनल इमरजेंसी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल प्लान केंद्र सरकार से मांगा है। लगातार केंद्र सरकार सवालों के घेरे में घिरती आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल केंद्र सरकार पर दाग दिए हैं। वैक्सीन के अलग अलग दामों पर भी सवाल केंद्र सरकार से पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि क्यों वैक्सीन के दाम अलग अलग हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता कमलेश चौबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश जी, क्या कुछ जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है केंद्र सरकार को। शिवाली, निश्चित तौर पर लताड़ भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं और जानकारी मांगना भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से जिस तरह के हालात बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में वो चुप नहीं बैठ सकता है। न्यायपालिका का भी काम है कि वो देखे कि देश में हालात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे कहा है कि जिस तरह के हालात देश में बन चुके हैं, इसको नेशनल इमरजेंसी क्यों न माना जाए। नेशनल इमरजेंसी अगर माना जाए तो फिर जो राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए जो इंतजाम किए जाते हैं वो हैं या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि केंद्र सरकार ये बताए कि ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति क्या है। राज्यों अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो राज्यों को क्यों नहीं मिल रही है? ऑक्सीजन की कमी से मौतें क्यों हो रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल पूछा है कि सरकार एक प्लान बताए, नेशनल प्लान बताए कि कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा पा रहे, उसके पास समग्र प्लान क्या है। वैक्सीनेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन का तीसरा चरण चल रहा, लेकिन हालात ये है कि कई राज्यों का रोना है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को पूरी स्थिति साफ करनी चाहिए, ऑक्सीजन के मामले में, वैक्सीन के मामले में स्थिति साफ करनी चाहिए, लॉकडाउन के मामले में स्थिति साफ करनी चाहिए सरकार को, और वो पूरा जवाब दे कि इस बीमारी को, इस महामारी को कैसे रोकेगी, क्या पूरा प्लान उसके पास है। जी कमलेश जी, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह केंद्र सरकार लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है, केंद्र सरकार ने क्या कुछ पक्ष रखा है अपना सुप्रीम कोर्ट में? केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार पूरी तरह प्रयासरत है कोरोना पर रोकथाम के लिए। हाई लेवल पर इस मामले पर सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले रखा है। पूरी सावधानी बरती जा रही। सरकार ने तो यही कहा सुप्रीम कोर्ट में कि कहीं भी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। जो भी उपाय हो सकते हैं, जो भी प्रयास हो सकते हैं इस महामारी को रोकने के लिए, वो किए जा रहे हैं और इनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं, सरकार का ये कहना है। जी, साथ ही साथ क्या कुछ आश्वासन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है? क्योंकि निरंतर बढ़ती स्थितियां, कोरोना का कहर निरंतर जो बढ़ रहा है, उसमें क्या कुछ केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि लगातार केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार कर क्या रही है अगर इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं तो। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हो रही थी, उन पर अब लगाम लगा दिया गया है। पूरे देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है। राज्यों का जो कोटा पूरा किया जा रहा है। जितनी मांग है ऑक्सीजन की वो उपलब्ध करवाई जा रही है। अस्पतालों के बारे में सरकार ने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में बेड मिल रहे हैं, मरीजों को वेंटिलेटर के इंतजाम कर दिए गए हैं और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सरकार के जवाब से खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के दामों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आपदा आई है, पूरे देश एक है, फिर अलग अलग राज्यों में वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों हैं और ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जी बिल्कुल, साथ ही साथ कमलेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कितना वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को अपनी अगली पेशी के लिए दिया गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं तो जवाबों के लिए वक्त भी दिया गया होगा। 30 अप्रैल का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 30 अप्रैल को केंद्र सरकार को फिर जवाब देना है। इसके पहले भी केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया था, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है, इससे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं सरकार के प्रयासों से नाराज है। सुप्रीम कोर्ट
सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। इसने 30 अप्रैल तक का वक्त दिया है, 30 अप्रैल को अगले मामले की फिर सुनवाई होगी और सरकार जवाब देगी। साथ ही पूरा एक एफिडेविट देगी केंद्र सरकार कि उसने अब तक क्या प्रयास किए हैं और क्या प्रयास कर रही है। इसके बाद देखने लायक होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना संतोष सरकार के प्रयासों पर जताता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए कमलेश जी। तो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोरोना की बढ़ती लहर लोगों को परेशानी में डाले हुए है। आपको बता दें कि कोरोना लगातार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपना कहर बरपा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 12,686 नए केस मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में आपको बता दें 15,084 केस, जहां 24 घंटे में 226 मौतें हुई हैं। एक्टिव केस 1,21,352 छत्तीसगढ़ के हम आपको बता दें पहुंच गए हैं। 15,084। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 33,551 केसेस आज आए हैं। 249 मौतें, 3,04,199 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में इस वक्त बने हुए हैं। लगातार हम अपनी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं जो कि कोरोना के कहर, जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना की मार पड़ी हुई है। 16,438 केस राजस्थान में, 84 मौतें 24 घंटे में दर्ज की गई हैं। 1,46,640 एक्टिव केस राजस्थान में बने हुए हैं। वहीं बात अगर बंगाल राज्य की जाए तो 15,992 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 68 मौतें हुई हैं और एक्टिव केस 94,949 एक्टिव केस बंगाल में बने हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य की बात की जाए तो 48,700 नए केस, मौतें 524। मध्य प्रदेश में 88 मौतें दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटे में और 12,686 नए केस आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए तो एक्टिव केसों की संख्या 1,21,352 बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो 33,551 नए केस। हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IIMA से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है। सर, क्या कहीं से कोई भी अच्छी खबर सुनने को मिल रही है? क्या मामले घटे हैं? अच्छी खबर सबसे बड़ी यही है कि 2 प्रदेशों में, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड के केसेस में कुछ कमी दिखाई दे रही है। परंतु ये कमी कितनी लंबे समय तक के लिए है, इसको कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में नंबर बढ़ रहे हैं, उस तरह से किसी भी समय थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। और जिस तरीके की इस समय प्रॉब्लम आ रही है पूरे हिंदुस्तान भर में कि बहुत सारी जो जरूरत वाली चीजें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो दवाइयाँ हैं, उनकी कमी की पूरा करने के लिए विश्व भर से जिस तरीके की सहायता मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इसी से हमें ये सांत्वना मिलती है कि हमारे नंबर जो बढ़ रहे हैं उनको हमें इलाज करने के लिए आगे जगह मिलेगी, ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे बेड बढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन लगाई जा सकती है, तो इन सभी दवाइयों का उपयोग हो सकेगा और मरीजों को राहत मिल सके। पर सबसे जरूरी चीज, हम फिर बार बार एक ही बात को कहते हैं कि दवाइयाँ, ऑक्सीजन, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पैदा ना करने दें। और उसके लिए जैसे भी सारे ही लग रहा है कि प्रांतों ने किसी न किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, चाहे लॉकडाउन कर दिया है वीकेंड या 4 दिन का या 14 दिन का, या नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया है। इन सब चीजों को देखते हुए ये महसूस हो रहा है कि सब लोग इस समय इस बात से काफी परेशान हैं कि नंबर बढ़ रहा है और सहूलियतें हम उन लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं की जरूरत है। जिस तरीके की विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक है, परंतु इनसे हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। अगर हमें डरना है तो सिर्फ कोरोना से बचने के जितने उपाय हैं उनको छोड़ना नहीं है। अगर हम इस बात को समझ लें कि अगर कोरोना से हमें बचना है तो सिर्फ 3 चीजों का हमें जरूरत है। मास्क की जरूरत है, अपने घर में बंद रहने की जरूरत है,
और लोगों को सांत्वना देने की जरूरत है, लोगों का मॉरल बूस्ट करने की जरूरत है, अपनी विल पावर को बढ़ाने की जरूरत है। और किसी भी कार्यक्रम के लिए हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए सिवाय एसेंशियल सर्विसेज के लिए, या वो मेडिसिन है या आपको प्रॉब्लम है, अस्पताल जाना है। और सबसे जरूरी चीज है, अगर आपका वैक्सीनेशन ड्यू है तो कृपया करके वैक्सीनेशन के लिए अवश्य जाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही आज की तारीख में एक ऐसी चीज है जो आपको आने वाले समय में इस बीमारी से बचाने में मदद करेगा, इस बीमारी की सिवियरिटी से आपको बचाने में मदद करेगा। जो हम आज देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को अस्पताल में जाना पड़ रहा है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से चारों तरफ दिखाई दे रही है वो एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। परंतु अगर हम अपने आप को बचा सकते हैं डबल मास्किंग और घर में रह के और अपनी हैंड हाइजीन को मेंटेन करके और बाहर जाने के लिए सभी को मना करें और हर एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और उनको मदद करें कि डबल मास्किंग लगाना है, कहीं आना जाना है, किसी के साथ बैठ के कुछ खाना पीना नहीं है। और अब तो घर के अंदर भी मास्क लगाने की जरूरत पड़ गई है। अगर एक आदमी को घर में कोरोना हो रहा है तो वो पूरा परिवार संक्रमित हो रहा है। इन सब चीजों से अगर हमें बचना है तो घर में मास्क लगाना है और हर एक आदमी की देखभाल करनी है। सिंपल प्रोसीजर्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करना है। घर में अगर बीमारी होती है तो बुखार के लिए दवाई खाना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपने मॉनिटर करना है, बीमारी को बढ़ने नहीं देना है। बढ़ने से पहले ही अपनी हेल्पलाइन पे डॉक्टर्स की मदद लीजिए और उनसे बात करके जो वो आपको समाधान बताएं उसको अडॉप्ट कीजिए। और ऑक्सीजन के लिए नहीं भागिए, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जिनका सैचुरेशन 92-93 के नीचे जा रहा है, जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनको ऑलरेडी एस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम पहले से ही है। तो कृपा करके एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। और घर के बाहर न जाएं किसी भी तरीके की चीजों के लिए। ये ध्यान रखिए, हमेशा अगले साल अगर आपका हर चीज स्वस्थ रहता है, आपका संपूर्ण परिवार स्वस्थ रहता है, तो हर तरीके के फेस्टिवल बाद में भी आएंगे, उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। शादियां भी आप बाद में एंजॉय कर सकते हैं। और सब चीजों में जो भी आप भागीदारी करना चाहते हैं उसके लिए बहुत समय है। अगर जिंदगी में समय मिलेगा तो बहुत समय है। और ये चीज समझने की है कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको कोई खास इलाज की जरूरत नहीं है, वो घर में ठीक हो सकते हैं। और थोड़े से 10% को जो इलाज की जरूरत है वो भी घर पे हो सकता है। सिर्फ 2-3% लोग हैं जिन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। तो भागे नहीं, परंतु समय से पहले अपने आप को संभालें और समय से पहले, बीमारी बिगड़ने से पहले डॉक्टर के संपर्क में आके अपने इलाज को जिस तरीके की गाइडलाइंस दी गई हैं उनके हिसाब से कराएं। और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए सड़कों पर नहीं भागें। आपको आराम से उन सब चीजों को मुहैया कराया जा रहा है जिनकी जरूरत है घर पे। रेमडेसिविर सिर्फ मॉडरेटली सिक पेशेंट के लिए जिन्हें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। सारी स्टडीज यही कह रही हैं, एम्स की स्टडीज यही कह रही हैं, ICMR की गाइडलाइंस यही कह रही हैं। तो हम किस लिए रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं? वो अलग बात है कि विश्व भर आपको रेमडेसिविर भी दे रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड भी दे रहा है, लिक्विड ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है, क्रायोजेनिक वेसल्स भी सप्लाई कर रहा है, हर तरीके से विश्व मदद कर रहा है। इवन वैक्सीन भी मैन्युफैक्चर्ड है जो बाहर, वो भी आपके देश में आने वाली है। तो घबराएं नहीं, अपने में हिम्मत बना के रखें, अपने को प्रोटेक्ट करके रखें। सबसे जरूरी चीज है कि अपने को आप प्रोटेक्ट करके रखें, तो सभी चीजें आपके पास तक पहुंच जाएंगी। और जब भी जरूरत पड़ती है तो टेली कंसल्टेशन से आप अपने हेल्पलाइन पे डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं। हर जगह टेली कंसल्टेशन से आपको मदद मुहैया कराई जा रही है। तो परेशान ना हो, भागे नहीं और अस्पतालों के चक्कर ना लगाएं, क्योंकि अस्पतालों के चक्कर एक मरीज के लिए आप 20 लोग जाते हो तो वो 20 मरीज बन करके वहां से आ रहे हैं। तो कृपा करके
ऐसा काम ना करें जिससे बीमारी बढ़ेगी, वर्कलोड बढ़ेगा और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी जो स्ट्रेस में है वो और स्ट्रेस में जाएगा। तो जिन्हें जरूरत है उनको भी हम वो सर्विसेज नहीं दे पाएंगे जो आज दे पा रहे हैं। जी, तो हमारे साथ डॉक्टर करण पिपरे हिम्मत रखें। जी, हमारे साथ डॉक्टर करण पिपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट रायपुर एम्स से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू वेरी मच जी सर, जिस तरह से हम जानते हैं ऑक्सीजन की खेप भी पहुंच रही है प्रदेश में, क्या लगता है कि कोरोना से जंग की ओर ये एक और कदम हमने बढ़ा दिया है सफलता की ओर? हम कोरोना से 100% जीतेंगे और बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है सरकार। ये सब सरकार के द्वारा हो रहा है, सरकार की गाइडलाइन, सरकार के द्वारा व्यवस्था, सरकार का बजट, सरकार का फंड। मैं तारीफ करूंगा, पिछले अनेकों वर्षों से 50-55 साल का तो एक्सपीरियंस है, जब से होश संभाल के देखा है। अपने कैरियर में बहुत सी महामारियों में हमने भी कार्य किया है, चाहे वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की हो, हैजा की हो, पोलियो की हो और चेचक की हो। तो मैं समझता हूं कि जो इस वर्ष एक साल में फरवरी मार्च से लेकर के अप्रैल के महीने तक 2021 तक, 2020 से 2021 तक जो एक्सपीरियंस इस बीमारी का कोविड-19 इन्फेक्शन का जो अनुभव है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण है, कैसे कॉम्प्लिकेशन होता है, कैसे पेशेंट कम हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो कोरोना 19 ने अटैक किया था उसमें बहुत कम लोगों को बीमारी फैली और बहुत कम मृत्यु दर भी बहुत कम थी उसकी, और जागरूकता बहुत बढ़ी और सरकार ने दवाइयाँ, इंजेक्शन जिनकी जरूरत नहीं है वो इंजेक्शन तक लोगों में अफवाह उड़ने से वो भी लगे। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स कभी इतने कहीं नहीं थे हॉस्पिटल्स में, चाहे एम्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, पीएचसीज हो, हर लेवल पे स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है मरीजों के लिए। कोरोना 19 ओनली के मरीजों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है, जन जागरूकता इतना बढ़ा है लोगों में, सरकार ने इतनी हेल्प की है कि मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई गई है। और लोग भी अभी तो इतना जो अनुवांशिक रूप से जो वायरस आया है, अभी ये बहुत मजबूत वायरस है। पहले का माइल्ड मॉडरेट टाइप का था, अभी बहुत एग्रेसिव है, इसने अपना नेचर बदला है। इसका जो हमला होता है नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रेकिया और ब्रोंकस में जाकर के लंग में जाता है और वहां पर ये अटैक करता है। उसकी जो स्पाइक्स होती हैं, जो इनके जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी के साथ होता है, और न्यूमोनाइटिस होता है, और आपकी जो आर्टरीज होती हैं और नर्व्स होती हैं और एयर की जो नलियां होती हैं उनमें सब में इन्फ्लेमेशन होने से जो न्यूमोनाइटिस होता है और जो इन्फेक्शन होता है उससे जो सिक्रीशन निकलता है और हवा जाने की जो नलियां रहती हैं उसमें से हवा नहीं जाने के कारण, एयर नहीं जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है ब्रेन में, हार्ट में और बॉडी में, और जो डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। और अब तो ब्रेन में भी अटैक करने लगा है, लोगों में साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगे हैं और मेंटली डिस्टर्ब होने लगे हैं। पहले तो सिर्फ फेफड़े के बारे में नॉलेज था, हार्ट अटैक भी हो रहा है, रीनल फेलियर्स भी हो रहे हैं, और ये नर्व फाइबर्स बॉडी के कहीं पर भी हो और ब्लड वेसल, इसमें भी इसका इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन के कारण इरिथमा, स्वेलिंग और कॉम्प्लिकेशन होता है। तो बॉडी के जिस पार्ट में होता है उसके साइन और सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये कोई निश्चित नहीं कि कौन सा पेशेंट हो रहा, तो सबको रहा है पॉजिटिव निकला है, वो लाखों की तादाद में है, हजारों की तादाद में रोज निकल रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग, चाहे कोई भी हो, ये ईश्वर की कृपा मानिए या क्या कहिए, सबको अटैक नहीं हो रहे, सब सीरियस नहीं हो रहे हैं, घर पे भी अच्छे हो रहे हैं, और चाहे इम्यूनिटी अच्छी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, यह एक चमत्कार, ईश्वरीय चमत्कार भी मानते हैं हम तो। हम क्योंकि सब लोग नहीं मर रहे हैं, सब लोग वेंटिलेटर में नहीं जा रहे हैं, लोग घरों में अच्छे हो रहे हैं, गर्भवती माताएं, उनके नवजात शिशु, बुजुर्ग, ये भी सब अच्छे हो रहे हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि इससे बचना पड़ेगा। कोरोना को हराने के लिए हमें 100% वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। इस प्रकार की जागरूकता जनता में जागना चाहिए और शासन भी इसके लिए पूरी मदद करे कि 100%
वैक्सीनेशन इतनी जल्दी तैयारी की गई है, आप सोचिए इन्फेक्शन आया 2-3 महीने के बाद से वैक्सीन बनने लगा और लगने लगा। एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको सरकार ने हम जो फेस किया है और लोगों को मदद की है। और ऑक्सीजन बाहर से आ रही है, विदेशों से आ रही है, देश में बन रही है, तत्काल उसका व्यवस्था हो रही है, वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं, लोगों की जान बचाई जा रही है। हम कोरोना से जीतेंगे। कहीं कहीं पे यह भी देखा गया है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि लोगों को जो संक्रमण का जो रेट है वो भी घटने लगा है। तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। जी बिल्कुल डॉक्टर करण, आपसे साथ ही साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि अब महाराष्ट्र की तर्ज पर, महाराष्ट्र के मॉडल पर प्रदेश सरकार भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दे रही है, क्योंकि ऐसा मानना है कि जिस तरह महाराष्ट्र में ये सफल हुआ है, कहीं ना कहीं प्रदेश में भी इसके सफलतापूर्वक इंतजाम देखे जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि कोरोना की चेन तोड़ने में ये लॉकडाउन कारगर साबित हो रहा है? बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ी समझदारी का कदम होगा। और मैं समझता हूं कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन एरिया बनाएं, उसमें निगरानी रखें, उसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समाज सेवक अपने पूरे मास्क और सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग के साथ में काम करें और इसको स्ट्रिक्टली लागू करना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हम इस चीज को लागू करेंगे, हम कोरोना से जीतेंगे। अनेकों हजारों लाखों की तादाद में हम मृत्यु को कम कर सकते हैं, लोगों की मौतें कम हो जाएंगी। वायरस इन्फेक्शन का लोड हवा में, वातावरण में, बॉडी में, हॉस्पिटल में, घरों में कम होता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम इस वायरस से फिर जीतेंगे। छोटे छोटे कंटेनमेंट जो बनाने से लोग बाग क्वारंटाइन जैसे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, आएंगे जाएंगे नहीं, और उनमें निगरानी रखी जाएगी, वो साफ सफाई से रहेंगे, वो सैनिटाइजेशन का उपयोग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से हम विजयी होंगे। इसमें बुजुर्गों का ज्यादा ख्याल रखें, महिलाओं का, बेटियों का, बहनों का ज्यादा ख्याल रखें, ये कमजोर होते हैं। बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें, मैदानों में धुंध में खेलने के लिए ना जाने दें, उनका खाना पीना, रहन सहन, नहाना धोना, साफ सफाई, ये सब। बुजुर्गों को जितने घर में 20 साल से ऊपर वाले, इनको सबका वैक्सीनेशन करवा दीजिए। जहाँ जगह मिल रही है लगाने के लिए, अस्पताल में जिस जगह से भी आपको जानकारी मिलती है, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। उससे होगा ये कि आप में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और ये वायरस कम लोगों को हमला करता है। 80 से 90% लोग तो बिल्कुल वैक्सीनेटेड हो जाते हैं जो उनमें। बिल्कुल डॉक्टर आर.एन. टंडन जी डॉक्टर आर.एन. टंडन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आते हुए, ये सर कोरोना की जंग में हमारे साथ पड़ोसी देश भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं भारत के साथ। जितने इक्विपमेंट्स, दवाएं बाहर से भी आ रही हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे कितने कारगर भारत में ये साबित हो रहे हैं? विदेशी इक्विपमेंट्स, दवाएं कितनी कारगर भारत में साबित हो रही है? ये है कि जिस तरह से हमारा नंबर बढ़ा, जिसका की एक्सपेक्टेशन नहीं था, और जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती चली जा रही है ऑक्सीजन, भारत का जितना भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो सारा की सारा कोशिश करी जा रही है कि मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाए। उसी को देखते हुए ही गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए कि सिंगापुर से, दुबई से जो ऑक्सीजन टैंकर्स मंगवाए, और चारों तरफ से आपके मतलब आप किसी भी कंट्री का नाम लो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, सब लोगों ने इस समय भारत को मदद करने का जो है एश्योरेंस दिया है। और हर जगह से वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का फायदा ये होगा कि स्मॉल सेटअप्स में भी आप उन कंसंट्रेटर्स को लगा करके मरीजों का उपचार कर सकते हो जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। और रेमडेसिविर का भी जो प्रोडक्शन बढ़ाया गया है और जो भेजा जा रहा है बाहरों से, उनकी भी जरूरत जो है यहाँ पर पड़ेगी, तो उन्हें इस्तेमाल करने का हमें बहुत अच्छा वो हो जाएगा कि कमी जो इस तरीके की महसूस हो रही थी वो भी नहीं महसूस होगी। वैक्सीन भी बढ़ाई जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि विदेशी सरकारें भी जो हैं भारत की मदद के लिए आ रही हैं। जो कि हमने शुरू से ही विदेशों में जिस तरीके की दवाइयों को सप्लाई करते हैं, हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूसिंग कंट्री है और पूरे विश्व में हमारी जेनरिक मेडिसिन जाती है। तो इस समय जिस तरीके की इमरजेंसी भारतवर्ष में उत्पन्न हो गई है, उसमें ये विदेशी ये सरकारें जिस तरह से मदद कर रही हैं,
ये एक बहुत ही कदम है, अच्छा कदम है। और भारत सरकार की जो परेशानियां हैं उसको कम करने में इन सबकी मदद मिल रही है। ये सब शो कर रहा है कि हमारा कंजम्पशन कितना ज्यादा है और हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो विदेशी जो भी मदद मिल रही है, चाहे वो इवन पाकिस्तान भी हमें सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश भी हमें सपोर्ट करने को तैयार है हर तरह से। तो यही बात होती है कि आपका नेबर आपको हमेशा इमरजेंसीज में मदद करे, ये बहुत बड़ी चीज है। चाइना जिसके साथ हमारे रिलेशन बहुत खराब हो गए थे, वो भी सपोर्ट करने के लिए हमें ऑफर कर रहा है। तो ये शो करता है कि विश्व में जब आपदा आती है तो हर इंसान, हर देश एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहता है। तो ये एक बहुत जरूरी है और ये बहुत कारगर सिद्ध होगा हमारे देशवासियों की सेवा में। हमारे जो हेल्थ कर्मी हैं, जिस तरीके की उनको मदद चाहिए है हर चीज की, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, उन वेंटिलेटर्स हो, तो वो अगर अवेलेबल होंगे तो हम हर तरह से अपने देशवासियों की मदद कर पाएंगे और जिनको परेशानियां हो रही हैं उनका इलाज कर सकेंगे। तो इस तरीके की मदद हर जगह से उम्मीद की जाती है। यही हम सबसे उम्मीद करेंगे कि वो अपने देश की मदद किस तरह से कर सकते हैं। और उसके सिर्फ 3 उपाय हैं: डबल मास्किंग, अपने घरों में रहिए, अननेसेसरली बाहर मत निकलिए, बीमारियों की तरफ मत बढ़िए, अस्पतालों में रश मत लगाइए, लोगों के किसी भी जरूरत के लिए मदद कीजिए। अननेसेसरी अस्पताल में एक मरीज के साथ 50 लोग खड़े हों, एक मरीज को आप ले जाते हैं, 50 लोग एक्सपोज हो रहे हैं, तो ऐसा काम ना कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, लगातार इसी उम्मीद के साथ देश की जनता भी आगे बढ़ती जा रही है कि जल्द से जल्द इस कोरोना का कहर कम हो और लोग वापस पुरानी जिंदगी जी सके। स्वदेश न्यूज आपसे लगातार यही अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। इस प्रोग्राम में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।